हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट सिर्फ 11th क्लास का ही नहीं, ओवरऑल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा हर टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट किया था, जस्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी इंपॉर्टेंट, मैटर एंड एटम। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर है। और मैटर क्या होता है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास हर चीज के अंदर एटम प्रेजेंट होगा। और अगर हमारे पास एटम प्रेजेंट है तो मोल कंसेप्ट में फर्स्ट मेन पॉइंट टू नोट डाउन इज द एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास होता क्या है और हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, एटॉमिक मास मींस मास ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के मास को क्या बोल दिया जाता है, एटॉमिक मास बोल दिया जाता है। जिस तरह से आप मासेस को फाइंड करते हैं, आप क्या लिख देते हैं कि मास ऑफ दिस सब्सटेंस या वेट ऑफ दिस सब्सटेंस इज 5 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ आप लिख देते हैं 100 ग्राम्स। तो किलोग्राम एंड ग्राम में भी आप क्या करते हैं, मास या फिर वेट को मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एटम्स की जब बात की जाए तो एटम्स के मास को डिफाइन करने के लिए, यहाँ एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ और यूनिट्स का यूज करते हैं। किलोग्राम या ग्राम की बजाय हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट में हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक दैट इज एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास? देखिए, द mass of an atom of an element is called, students नोट डाउन करते जाइएगा साथ में, the mass of an atom of an element is called atomic mass। किसी एलिमेंट के एटम, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट के एटम के मास को क्या बोल दिया जाता है, एटॉमिक मास बोल दिया जाता है। और एटॉमिक मास को फाइंड करने की यूनिट्स देखिए, यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। क्या क्या यूनिट्स हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास यूनिट। फर्स्ट वन यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज AMU। सेकेंड वन यूनिट देखिए, सेकेंड वन इज द यूनिफाइड मास, जिसको हम स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन, देखिए मेन तो हमारे पास इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक और भी बताया गया था अबाउट डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ही थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी उन्होंने दी थी, तो इसलिए इस यूनिट से भी हम इसके मास को डिफाइन कर दिया करते थे। लेकिन इसको बहुत कम यूज किया जाता है। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, दीज आर एटॉमिक मास यूनिट एंड द यूनिफाइड मास, जिसको यू से हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल AMU से। अब देखिए, अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास फाइंड करना है, ठीक है, तो बहुत इजी होता है, आप इजीली उसे फाइंड कर लेते हैं। बट वी ऑल नो दैट एटम इज अ टाइनी पार्टिकल। एटम क्या है? एटम छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के। मींस एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ये बोल सकते हैं, या बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के। तो छोटे पार्टिकल्स का मास फाइंड करना इतना इजी नहीं होता है। तो अगर हमारे पास कोई छोटे पार्टिकल्स हैं और उनका मास हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें किसी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमें किसी एटम को एज रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है, और उस रेफरेंस की हेल्प से हम बाकी अदर जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमें एक रेफरेंस की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मास ऑफ द एटम। एटम का मास फाइंड करने के लिए हमें किसी ना किसी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और इनिशियली जब ये प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुई कि पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं काफी सारे एलिमेंट्स हैं, काफी सारे एटम्स हैं, और इनके मासेस को जब देखा गया, मासेस को जब फाइंड आउट करने की बात हुई, तो वहां पे एज रेफरेंस जिस एटम को सिलेक्ट किया गया था, दैट एटम वाज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन एटम को एज रेफरेंस सिलेक्ट किया गया था। क्यों? इट वाज द लाइटेस्ट एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट एलिमेंट या सिंपलेस्ट एटम। सिंपलेस्ट हम किस लिए बोलते हैं, लाइटेस्ट है, सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे कम एटॉमिक मास वाला सब्सटेंस है। ठीक है, सबसे कम मास वाला क्या है, ये एटम है। कितना मास होता है इसका, 1 यूनिट बोलते हैं, या 1 ग्राम भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या है,
वन, इसको जिसका मास 1 है हाइड्रोजन एटम का, स्टार्टिंग में उसको एज रेफरेंस सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब हाइड्रोजन एटम का यूज नहीं किया जाता है टू फाइंड आउट द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देखिए जब हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट किया गया था तो क्या देखा, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स जिनके मासेस को फाइंड किया गया, उनके मासेस आए फ्रैक्शनल फॉर्म में। जिनके हमने मासेस को फाइंड किया एज टेकिंग रेफरेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस सिलेक्ट करते हुए हमने जितने अदर एटम्स के मासेस को फाइंड आउट किया, तो मैक्सिमम हमें क्या मिला कि जो मासेस हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहे हैं, विच वाज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए इस रेफरेंस को चेंज कर दिया गया, ठीक है। और अब जो हम रेफरेंस को स्टडी करते हैं दैट इज द C12 एटम, 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन एटम जो है C12 एटम, उसको एज रेफरेंस सिलेक्ट किया जाता है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हम किसी को भी एज रेफरेंस सिलेक्ट नहीं कर लेते हैं। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स या कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, जिन कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को एज रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या मेन पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेन पॉइंट्स टू सिलेक्ट द रेफरेंस एटम। अगर हमें रेफरेंस एटम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, जिनके बेसिस पे हम रेफरेंस उसे सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज अबंडेंस, और अबंडेंस को क्या बोला जाता है, अवेलेबिलिटी, अबंडेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ द एटम। जिस एटम को हम एज रेफरेंस सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी अबंडेंस या उसकी अवेलेबिलिटी को देखा जाता है कि हमारे पास वो एटम कम से कम एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट तो होना चाहिए। अगर हम जिसको एज रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में अगर हमारे पास वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे से अबंडेंट वो होना चाहिए, अबंडेंस या अवेलेबिलिटी उसकी देखी जाएगी। सेकंड क्या है, दैट एटम मींस जिसको हम एज रेफरेंस सिलेक्ट करें, दैट एटम शुड नॉट बी वेरी रिएक्टिव, या मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही पॉइंट में इसको मेंशन कर देती हूँ। देखिए दैट एटम शुड नाइदर बी मोर रिएक्टिव नोर लेस रिएक्टिव। और मैंने दोनों चीजों को एक ही पॉइंट में मेंशन कर दिया कि जिस एटम को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं एज रेफरेंस वो ज्यादा रिएक्टिव मींस बहुत ज्यादा एक्सेस में भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और लेस रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। दैट एटम शुड बी मॉडरेटली रिएक्टिव मींस इंटरमीडिएट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट है, शुड बी मॉडरेटली रिएक्टिव। इन दोनों के बीच में उसकी रिएक्टिविटी हो, ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो ना वो बहुत कम रिएक्टिव हो। और थर्ड कंडीशन क्या है, दैट एटम शुड नॉट कंटेन आइसोटोप्स, उस एटम के आइसोटोप्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या तीन मेन कंडीशंस है, देखिए रेफरेंस एटम को सिलेक्ट करने के लिए उस एटम की अबंडेंस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एटम जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो और बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए दोनों का, और शुड नॉट कंटेन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स भी उसके नहीं होने चाहिए। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एज रेफरेंस सिलेक्ट किया गया था कार्बन 12 एटम। अब इसको पढ़ते ही सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि कार्बन के तो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 है, 13 है और क्या है 14 है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए अच्छे से कि जब हम एज रेफरेंस उसको सिलेक्ट कर रहे थे, जब साइंटिस्ट ने कार्बन एटम को एज रेफरेंस सिलेक्ट किया था उस टाइम पे कार्बन के ये आइसोटोप्स नोन नहीं थे, उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि कार्बन के ये आइसोटोप्स होते हैं। और अगर आज भी देखा जाए तो इन दोनों की जो अवेलेबिलिटी है, इनकी एग्जिस्टेंस या जो अबंडेंस है वो बिल्कुल ही क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम। इसके कंपैरिजन में इन दोनों, ये दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टेंस उनकी बहुत कम है, या हम ये बोलते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम कार्बन 12 एटम को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखनी है। इसको हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। क्या है कि मान लीजिए आपकी क्लास है और उस क्लास का आपको हेड, उसका कैप्टन या उसका मॉनिटर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप तीन चीजों के बेसिस पे ही तो उसका सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट वन, उस स्टूडेंट की अटेंडेंस बेस पे,
अगर मान लीजिए आप किसी को एज मॉनिटर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और वो क्लास में आता ही नहीं है, तो क्या उसको मॉनिटर बनाने का कोई बेनिफिट है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही प्रेजेंट नहीं रहता है क्लास में। सेकेंड, मान लीजिए बहुत ज्यादा वो क्या है, मोर टॉकेटिव, मीन्स बहुत ज्यादा वो बातचीत करता है, या फिर बिल्कुल ही लेस टॉकेटिव, या फिर बात बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, तो क्या वो क्लास को मैनेज कर पाएगा? नहीं, वो तो खुद ही बोलने में लगा रहेगा। और अगर बहुत कम टॉकेटिव है, बिल्कुल भी वो बात ही नहीं करता है, तो फिर वो क्लास को किस तरह से हैंडल कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड वन, उस स्टूडेंट का कोई ब्रदर या सिस्टर, भाई बहन उसका उस क्लास में नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर भाई बहन उस क्लास में होगा तो फिर क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कंडीशंस को देखो और उनको इनसे कंपेयर करो जरा एक बार। अटेंडेंस को मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? उसकी अबंडेंस। ठीक है, कि उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, एलिमेंट की, एटम की क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो, बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना बोले, बहुत कम भी ना बोले, दोनों रिलेटिव है ना एक दूसरे से। ब्रदर सिस्टर का मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं, आइसोटोप्स इसी के जैसे ही तो ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तीन कंडीशंस अच्छे से याद रखनी है कि एटॉमिक मास को आप देखिए अच्छे से, एटॉमिक मास होता क्या है, उसकी यूनिट्स क्या हैं, और मास कैसे फाइंड किया जाता है रेफरेंस को सिलेक्ट करके, और मेन पॉइंट्स क्या है रेफरेंस सिलेक्ट करने के, उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है।